Assalamualaikum students. I hope you all are fine. Here I am your tutor from Nurses Code Blue. आज हम लोग हेल्थ असेसमेंट 2 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे और ये पार्ट नंबर 3 है। इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रेनियल नर्व्स। आपको पता है कि हम जैसे दो लोगों में कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें एक कम्युनिकेशन ट्रांसफ़र करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है। इसी तरीके से आपकी बॉडी में डिफरेंट सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं और उनको ट्रांसफ़र होने के लिए भी एक पाथ चाहिए होता है। बेसिकली क्रेनियल नर्व्स आर दैट पाथवे। क्रेनियल नर्व्स आपके पास 12 पेयर ऑफ नर्व्स हैं दैट इमर्ज डायरेक्टली फ्रॉम योर ब्रेन एंड द ब्रेन स्टेम। और ये क्या करती हैं? सेंसरी और मोटर सिग्नल, सेंसरी भी मोटर भी, और कुछ जो है वो दोनों सेंसरी और मोटर दोनों को कैरी करती हैं। कहाँ? ब्रेन से फेस, हेड, नेक एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो बेसिकली ये जो क्रेनियल नर्व्स हैं ये आपके पास सिग्नल ट्रांसफ़र करने का एक पाथवे है। यहाँ पर ये कुछ निमोनिक्स लिखे हैं आपको ये क्रेनियल नर्व्स याद करने के लिए। आप इस निमोनिक के थ्रू उसको याद कर सकते हैं। नीचे आपके पास ये 12 क्रेनियल नर्व्स बाकायदा लिखी हुई हैं और यहाँ पे आपने इसको एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ऐसे भी याद करना है कि जिसके सामने आप जैसे ऑल्फैक्टरी के सामने एस है तो इट मीन्स इट कैरी द सेंसरी सिग्नल्स। ठीक है, जिसके साथ एम है तो वो मोटर सिग्नल्स कैरी करती है और बी स्टैंड्स फॉर के ये सेंसरी और मोटर दोनों बोथ सिग्नल्स कैरी करती है। आप इस टेबल को और एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद कर लीजिएगा। अब हम इसको वन बाय वन देखते हैं। ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी बेसिकली इट इज़ योर फर्स्ट क्रेनियल नर्व। इसमें हम लोग क्या करते हैं? आस्क द पेशेंट टू क्लोज द आइज, टेस्ट ईच साइड बाय आस्किंग द पेशेंट to occlude each side, ask the patient to inhale deeply, present one odor at a time। आपने क्या करना है? ऑल्फैक्टरी में आप पेशेंट को बोलते हैं कि आपने आइज़ क्लोज़ कर लेनी है। जैसे इस पिक्चर में आप देखें तो उस पेशेंट की आइज़ क्लोज़ है। अब आइज़ क्लोज़ करने के बाद आपने कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी परफ्यूम या कोई ऐसी चीज़ जिसकी स्मेल से पेशेंट ऑलरेडी फेमिलियर है वो उसके नाक के करीब रखनी है और एक हाथ से आपने एक नेज़ल पाथवे को, नेज़ल कैविटी को ब्लॉक करना है और पेशेंट को कहना है कि दूसरी नेज़ल साइड से स्लाइटली ब्रीथ करके स्मेल करे कि ये किस चीज़ की स्मेल है। वो आपको क्या बता सकता है या नहीं। इसी तरीके से फिर आपने दूसरी नेज़ल कैविटी को ब्लॉक करना है और दूसरी साइड से ये इनहेल करेगा। ये इससे हम लोग ऑल्फैक्टरी नर्व की सेंसेशंस चेक करते हैं। ठीक है, इसमें एबनॉर्मल फाइंडिंग्स ये हैं। एनोस्मिया, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, ये आपने जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये याद करनी है एमसीक्यूज़ के लिए। एनसोमिया का क्या मतलब है कि अगर वो स्मेल नहीं कर सकता तो आप इसको मेडिकली ये कह सकते हैं कि पेशेंट की सेंस ऑफ स्मेल नहीं है। ठीक है, फिर हमारे पास आती है सेकेंड क्रेनियल नर्व दैट इज़ बेसिकली नोन एज ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व में हम तीन चीज़ें देखते हैं: विजुअल एक्यूटी, विजुअल फील्ड एंड फंडोस्कोपिक। विजुअल एक्यूटी और विजुअल फील्ड फंडोस्कोपिक में क्या कि हम आइज़ की शार्पनेस देखते हैं। ठीक है, ये देखते हैं कि फंडोस्कोपिक क्या होता है कि ये एक एग्जामिनेशन है जिसमें हम मैग्नीफाइंग लेंस का और लाइट का इस्तेमाल करते हैं फंडस ऑफ आई को चेक करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक जो क्रेनियल नर्व है उसके लिए हम ये तीनों विजुअल एक्यूटी चेक करेंगे, विजुअल फील्ड चेक करेंगे और उसकी फंडोस्कोपिक मतलब फंडस ऑफ आई चेक करेंगे। थर्ड क्रेनियल नर्व है ऑक्यूमुलेटर नर्व। ऑक्यूमुलेटर नर्व के लिए हम क्या चेक करते हैं? कार्डिनल फील्ड ऑफ गेज। कार्डिनल फील्ड ऑफ गेज क्या होता है? ये हमारे पास बेसिकली 6 जो स्पेसिफिक डायरेक्शंस हैं ना आइज़ की, अप, डाउन, लेफ़्ट, राइट एंड डायगनल, हम इस तरीके से पेशेंट की आइज़ को, आई बॉल को ऐसे कहेंगे आपने मूव करना है। हम उसको कहते हैं कि आप ऊपर करें, अप, डाउन, लेफ़्ट, राइट। इस तरीके से हम क्या चेक कर सकते हैं? एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स की स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं। ऑक्यूमुलेटर क्रेनियल नर्व के लिए आप प्यूपिल रिएक्शंस भी देखते हैं कि प्यूपिल डायरेक्ट हैं, ऑक्यूमिडेशन है, कॉन्सिशनल है, किस तरीके से उनकी रिएक्शन है। ठीक है, फिर हमारे पास आती है फोर्थ ट्रॉक्युलर नर्व। ट्रॉक्युलर नर्व में भी कार्डिनल फील्ड ऑफ गेज देखते हैं। ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि क्या होता है कि इसमें आप 6
डायरेक्शंस जो हैं उसमें आई को इस तरह से मूव करवाते हैं और ऑक्यूमुलेटर एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स जो हैं इनकी स्ट्रेंथ देखते हैं, ठीक है। और ये जो हमने ऊपर बात की थी ना प्यूपिल रिएक्शन, तो हम ये देखें इसको लाइट दे रहे हैं, नो लाइट, अगर लाइट नहीं है तो प्यूपिल कैसे हैं, अगर हम नॉर्मल लाइट देते हैं तो प्यूपिल किस तरह से होते हैं, एकदम से रैपिड आई राइट साइड पे देते हैं तो आइज़ का प्यूपिल का क्या, तो इस तरीके से हम डिफरेंट तरीके से प्यूपिल के रिएक्शंस देख सकते हैं। फिफ्थ हमारे पास है ट्राइजेमिनल नर्व। अब ट्राइजेमिनल नर्व हमारे पास मोटर और सेंसरी दोनों सिग्नल्स को कैरी करती है। अब मोटर के लिए हम क्या करेंगे, पल्पेट टेम्पोरलिस मसल, इसमें हम लोग डिफरेंट मसल देखें। अब ये हमारे पास ये जो पिक्चर है इसमें देखें, ये इसके टेम्पोरल मसल्स चेक कर रही है पल्पेट करके, इसमें हमने इसकी पल्पेशन करनी है। देन ये जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें उसने बताया हुआ है कि पल्पेट मास्टर्स मसल, ये जो च्यूइंग हम करते हैं ना जिन मसल्स के से, ये वो होते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये जहाँ से ये पल्पेट कर रही है यहाँ पे आपने पल्पेशन करनी है इन मास्टर्स मसल्स की, ठीक है। फिर उसके बाद हम कहते हैं बाइट डाउन ऑन टंग ब्लेड, फिर हम पेशेंट को कहेंगे कि आप अपनी टंग ब्लेड के ऊपर बाइट करें ताकि हमें मोटर रिस्पॉन्स का पता चल सके कि क्या उसको पेन फील हुआ है और उस पेन की वजह से उसने फ़ौरन से अपनी टंग निकाली है या नहीं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है सेंसरी, कि हम सेंसरी तरीके से इसको कैसे चेक करेंगे ट्राइजेमिनल नर्व को। इसमें है कि हम पेशेंट को बोलते हैं यू हैव टू क्लोज द आइज, टच 3 सेंसरी एरियाज ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व विद कॉटन शार्प डल टेम्परेचर कोल्ड। अब देखें इस पिक्चर में बताया हुआ है कि इस पिक्चर में उसने उसको आइज़ उसकी क्लोज़ की हुई हैं। फिर आपने किसी भी कोई कॉटन से, कोई शार्प या डल चीज़ से, कोई भी ठंडी चीज़ हो सकती है या गर्म चीज़, उससे आपने इसके जो सेंसरी एरियाज़ है ना, अब जैसे ये फ्रंटल एरिया, ये सेंसरी एरियाज़ होता है मोस्ट सेंसिटिव, ठीक है। तो उस पर आपने टच करना है, उसको स्लाइड सा पेन देना है या उसको कोई कोल्ड चीज़ टच करवानी है, कोई हॉट चीज़, ताकि पता चल सके कि उसके सेंसरी रिसेप्टर्स काम कर रहे हैं या नहीं। फिर हमारे पास 6 आती है एब्डिसेंस क्रेनियल नर्व। इसमें भी कार्डिनल फील्ड ऑफ गेज ही चेक करेंगे जिसकी डिटेल मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 7th क्रेनियल नर्व हमारे पास फेशियल नर्व है। फेशियल नर्व में भी हम लोग मोटर रिस्पॉन्सेज देखते हैं। नोट द सिमेट्री, आप इसकी सिमेट्री चेक करेंगे, मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस चेक करेंगे, फेशियल के फ्रोन चेक करते हैं, रेज आईब्रोज, पेशेंट की आईब्रोज रेज करवा के चेक करते हैं, ठीक है। रिंकल फोरहेड तो नहीं है, अगर आप उससे कोई बात करते हैं तो या वो कोई काम करता है तो उसके फोरहेड पे रिंकल्स तो नहीं आते, ठीक है। क्लोज आइज अगेंस्ट रेजिस्टेंस, आपने एक रेजिस्टेंस देनी है और उसके रेजिस्टेंस के ऑपोजिट उसने अपनी आइज़ क्लोज करनी है। स्माइल करके आप उसकी फेशियल एक्सप्रेशंस देख सकते हैं, आप उसकी मोटर रिस्पॉन्सेस देख सकते हैं। शो टीथ, आप उसको बोलेंगे अपने टीथ दिखाओ, तो उससे आप देख सकते हैं कि क्या वो मोटर फंक्शन परफॉर्म कर सकता है या नहीं। विज़ल, जब हम उसको बोलेंगे कि आप सीटी बजाओ, ठीक है, तो क्या होगा कि वो अपनी मुंह में हवा भरेगा और फिर सीटी की आवाज़ निकालेगा। तो हम देखेंगे कि क्या उसकी जो फेस है, फेशियल मसल्स हैं, वो ये मोटर रिस्पॉन्स दे रहे हैं या नहीं। पफ चीक्स अगेंस्ट रेजिस्टेंस, पफ चीक्स क्या होता है कि अपने मुंह में हवा भर लेना, तो क्या वो इस तरीके से मुंह के अंदर हवा भरता है और रेजिस्टेंस शो कर रहा है या नहीं, ठीक है। एबनॉर्मल फाइंडिंग्स इसमें है बेल्स पेल्सी, जब ये फेशियल क्रेनियल नर्व की जो मोटर रिस्पॉन्सेज हैं ये एबनॉर्मल हो तो इसको हम बेल्स पेल्सी कहते हैं, ठीक है। और सेंसरी में हम क्या करेंगे, टेस्ट विद क्लोज्ड आइज़, आप उसकी आंखें बंद करवा के उसको टेस्ट फील करवा सकते हैं, ठीक है। टेस्ट करवा सकते हैं कि ये स्वीट है, सॉर है, बिटर है, सॉल्टी है, किस तरह से है, ठीक है। इसकी एबनॉर्मल फाइंडिंग्स में हमारे पास जो टर्मिनोलॉजीज, एग्यूशिया मतलब लॉस ऑफ टेस्ट, के मतलब उसके पास अगर उसको टेस्ट फील नहीं हो रहा तो मतलब ये क्या है, एग्यूशिया। और डायमिनेशन ऑफ टेस्ट, अगर टेस्ट फील भी हो रहा है और वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है तो ये हाइपोग्यूशिया कहते हैं इसको, ठीक है।
अब हमारे पास ये जो नेक्स्ट क्रेनियल नर्व है वो है एक्यूस्टिक क्रेनियल नर्व। ये हमारे पास बेसिकली 8th क्रेनियल नर्व है। इसमें हम लोग कॉक्लियर डिवीजन इस तरीके से करते हैं, वेबर टेस्ट करते हैं और रेनन टेस्ट करते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये वेबर टेस्ट है। इसमें हम एक ट्यूनिंग फोर्क का इस्तेमाल करते हैं। ट्यूनिंग फोर्क आपको पता है कि बेसिकली इसको हम वाइब्रेशंस के लिए, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। अब इसको हमने एट द सेंटर ऑफ योर हेड रख दिया और वाइब्रेशंस प्रोड्यूस की। अब फिर हम ये देखेंगे कि लेफ़्ट और राइट आई में इक्वली साउंड प्रोड्यूस, उसको वाइब्रेशंस फील हो रही हैं या नहीं। इससे हम पेटेंसी चेक कर सकते हैं दोनों ईयर्स की कि किस में उसको वाइब्रेशन फील होगी और किस में नहीं। फिर हमारे पास दूसरा था रेनन टेस्ट। रेनन टेस्ट में एक तो बोन कंडक्शन टेस्ट आता है और एक होता है एयर कंडक्शन, ठीक है। अब आप देखें कि वो ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट करके अगर ये ईयर के पीछे मेस्टॉइड बोन पर रख रही है तो ये बोन कंडक्शन है, ठीक है। और अगर वो उसको इधर पीछे थोड़ा सा एयर में रख रही है तो ये एयर कंडक्शन है। इससे भी हम ये चेक करते हैं कि जिस ईयर के पास हम वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको ये वाइब्रेशंस फील हो रही हैं, उसको ये आवाज़ आ रही है या नहीं। अब वेस्टिबुलर डिवीजन में हम असेस फॉर द वर्टिगो। वर्टिगो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि वर्टिगो क्या होता है कि डिजीनेस आपको फील होती है, चक्कर आना जैसे, ठीक है। तो वेस्टिबल डिवीजन में हम ये देखेंगे कि उसको वर्टिगो ऐसी फीलिंग्स तो नहीं आ रही। नेक्स्ट हमारे पास जो क्रेनियल नर्व है वो है ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व। ये 9th क्रेनियल नर्व है और 10th क्रेनियल नर्व है वेगस नर्व। अब इन दोनों में हम क्या चीज़ें देखते हैं? एग्जामिन सॉफ्ट पैलेट, यूविला मूवमेंट, गैग रिफ्लेक्स, असेस क्वालिटी ऑफ स्पीच, एबिलिटी टू स्वॉलो H2O, टेस्ट ऑन पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग। अब इसमें हम सॉफ्ट पैलेट को देखेंगे, यूविला को, इसकी मूवमेंट देखेंगे। आपने हेल्थ असेसमेंट 1 में पढ़ा होगा कि यूविला की मूवमेंट के लिए हम क्या कहते हैं कि टंग डिप्रेसर से टंग को डिप्रेस करते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कि वो आ की साउंड निकाले, ठीक है। उससे क्या होता है, यूविला उसकी मूवमेंट्स फील होती हैं। गैग रिफ्लेक्स देखते हैं, क्वालिटी ऑफ स्पीच देखते हैं कि ये कैसे बोल रहा है, ठीक है। इसको कोई बोलने में कम्युनिकेशन डिसऑर्डर तो नहीं है, वो जैसे हमने अभी रिसेंटली पीछे भी पढ़ा था एफेजिया, ठीक है। फिर हम इसका 1/3 पोस्टीरियरली बैक ऑफ द टंग पे टेस्ट भी देखते हैं टंग का। फिर हमारे पास आता है स्पाइनल एसेसरी। ये हमारे पास 11th क्रेनियल नर्व है। इसमें हम लोग मसल ऑफ नेक को असेस करेंगे। इसमें किस तरीके से कि असेस स्ट्रेंथ ऑफ मसल अगेंस्ट रेजिस्टेंस फॉर नेक। अब इस पिक्चर में आप देखें, जो फिजिशियन है वो इस पेशेंट के शोल्डर के ऊपर हाथ रख के एक रेजिस्टेंस दे रहा है और इसको कह रहे हैं कि तुम अपने शोल्डर के साथ ऐसे इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट प्रेशर लगाओ। इस तरीके से ये इसके ये मसल्स को असेस करेगा। और दूसरी पिक्चर में भी आप देखें, इसने फेस के पास हाथ रखा हुआ है और उसको कह रहे हैं कि तुम अपनी गर्दन से, अपने नेक से रेजिस्टेंस के अगेंस्ट तुमने इसको मूवमेंट देनी है। तो इस क्रेनियल नर्व में हम मसल ऑफ नेक को असेस करते हैं और अगेंस्ट द रेजिस्टेंस इनकी मसल्स की स्ट्रेंथ चेक करते हैं। असेस स्ट्रेंथ फॉर मसल अगेंस्ट द रेजिस्टेंस फॉर शोल्डर एंड नेक। हेयर फॉर द शोल्डर्स एंड दिस इज फॉर द नेक। नेक्स्ट है हाइपोग्लोशियल, दैट इज द 12th क्रेनियल नर्व। असेस मूवमेंट ऑफ द टंग यूजिंग टंग डिप्रेसर। जैसे अभी मैंने आपको अभी ही बताया कि टंग डिप्रेसर से आपने टंग को डिप्रेस करना है। असेस द एबिलिटी टू से ला 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 और आ, ऐसी कोई भी साउंड आपने उसको बतानी है कि आप प्रोड्यूस करें और उससे फिर आप बाकायदा तौर पर देख सकते हैं कि आपके अंदर यूविला की क्या मूवमेंट्स हैं, टंग की क्या टंग की मूवमेंट्स कैसी हैं, यूविला की कैसी मूवमेंट्स हैं। ये हाइपोग्लोशियल क्रेनियल नर्व 12 की आप असेसमेंट करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है असेसमेंट ऑफ मोटर सिस्टम। असेसमेंट ऑफ मोटर सिस्टम क्या है कि आपने मूवमेंट्स और मोशंस को नोट करना है, असेस करना है। इसमें क्या है, नंबर 1, ऑब्जर्व अ गेट एंड पोस्चर, बैलेंस, वॉक हील टू टो, वॉक ऑन टोज, वॉक ऑन हील, स्टैंड ऑन 1 foot, डीप नी बेंड, मसल टोन, मैस, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स एंड मसल स्ट्रेंथ ऑन 0 to 5 स्केल।
अब यहाँ पे आपने मोटर सिस्टम को असेस करने के लिए डिफरेंट चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, जिसमें एक आपका गेट आ गया, आपका पोस्चर कैसा है, आप बैलेंस होके खड़े हो सकते हैं या नहीं। आपने पेशेंट को हील्स पर, एड़ियों पर चला के देखना है, फिर टोज़ पे चला के देखना है, फिर उसको कहना है कि एक टांग पे खड़े हो तुम। क्यों? क्योंकि हम उसका बैलेंस चेक कर रहे हैं, ठीक है। डीप नी बेंड चेक करना है, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स तो नहीं हो रही, मसल स्ट्रेंथ कैसी है, ये सारी चीज़ें आपने असेस करनी है मोटर सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। आपको पता है कि इनवॉलंटरी मूवमेंट्स भी मोटर सिस्टम में होती हैं। हमारे पास है ट्रिमर्स। ट्रिमर्स एक इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है जिसमें रिथमिक बैक एंड फ्रो आपको मूवमेंट्स फील होती हैं, ठीक है। जैसे आपके हाथ कांपते हैं ना, या आपको जैसे ठंड लगती है, शिवरिंग होती है, या झटके लगते हैं तो आपकी बॉडी इस तरह से कांपती है, ये ट्रिमर्स होते हैं। टिक्स है फिर हमारे पास। टिक्स क्या होता है कि आपके मसल्स ट्विच करते हैं, इसमें बार बार ट्विचिंग होती है, इसको हम टिक्स कहते हैं। फिर स्पैज्म, मसल स्पैज्म जैसे होते हैं, ठीक है। मायोक्लोनस, मायोक्लोनस सडन जर्क को कहते हैं, जैसे हमें हिकअप स्टार्ट हो जाते हैं, ये इनवॉलंटरी और सडन जर्क्स को मायोक्लोनस जैसे हिकअप्स हैं, ठीक है। नोट द इनवॉलंटरी मूवमेंट इन रिलेशन टू पोस्चर, एक्टिविटी, फटीग, इमोशन, अदर फैक्टर। आपने ये जो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हैं इनको ये भी देखना है कि क्या ये किसी पोस्चर की वजह से तो नहीं। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको मसल स्पैज्म हुआ है तो वो आपको कोई फटीग, कोई एक्टिविटी करने से तो नहीं हुआ, या अगर आपको ट्रिमर्स हैं तो आपको कोई सर्दी की वजह से तो वो कांप नहीं रहे, या बुखार तो नहीं। इस तरह से आपने पोस्चर, एक्टिविटी, फटीग, इमोशन और बाकी फैक्टर्स को मद्देनज़र रख के ये इनवॉलंटरी मूवमेंट्स नोट करनी है। टर्म्स टू डिस्क्राइब द मूवमेंट। अब हमारे पास कुछ मोटर सिस्टम के अंदर कुछ मूवमेंट्स होती हैं। मैंने आपको अब नेक्स्ट इसमें पिक्चर के थ्रू आपको समझाती हूँ। हमारे पास कौन कौन सी मूवमेंट्स हैं? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, प्रोनेशन, सुपिनेशन, सरकमडक्शन, इन्वर्जन, इवर्जन, रोटेशन, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, एलिवेशन एंड डिप्रेशन। अब वन बाय वन मैं आपको इसको पिक्चर से समझाती हूँ कि ये बेसिकली होती क्या है। प्रीवियस स्लाइड में हमने स्केलेटल मसल मूवमेंट के नाम पढ़े थे, अब हम पिक्चर्स के ज़रिए देखते हैं कि ये मूवमेंट्स क्या होती हैं। फर्स्ट हमारे पास है रोटेशन। रोटेशन हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट अराउंड इट एक्सिस, अपने एक्सिस के अगेंस्ट वो ऑब्जेक्ट किस तरीके से मूव करता है। फिर है प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। आप गौर करें तो इस पिक्चर में इस बंदे ने अपने जॉ को आगे भी मूव किया हुआ है और फिर पीछे, तो ये इस तरह से फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करना, ये प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन होता है। फिर प्रोनेशन एंड सुपिनेशन है। सुपिनेशन में आता है हमारे पास पांस अप और प्रोनेशन में आता है पांस डाउन। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो है इवर्जन एंड इन्वर्जन। अब इवर्जन में क्या होता है कि फुट सोल आउटवर्ड होता है, और इन्वर्जन में क्या होता है, फुट सोल इनवर्ड होता है। फिर सरकमडक्शन है। सरकमडक्शन हम कहते हैं सर्कुलर मोशन को, बॉडी मूवमेंट, सर्कुलर बॉडी मूवमेंट को हम सरकमडक्शन कहते हैं। एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एलिवेशन में आप देख सकते हैं एरो अपवर्ड है और डिप्रेशन में डाउनवर्ड है। आप जैसे श्रगिंग करते हैं ना, ऐसे कंधे उचकाते हैं, उठाना, ऐसे शोल्डर्स को ऊपर की तरफ मूव करना, दैट इज़ एलिवेशन, और उनको दोबारा से रिलैक्स नीचे डाउनवर्ड करना, ये डिप्रेशन होता है। फिर एबडक्शन एंड एडक्शन आता है। एबडक्शन क्या होता है? मूविंग द लिम्ब अवे फ्रॉम द मिड लाइन, और एडक्शन क्या होता है? दोबारा से मिड लाइन की तरफ लेके आना। फिर फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन है। फ्लेक्शन को हम कहते हैं बेंडिंग। आप देख सकते हैं जैसे ये आर्म को बेंड कर रहा है, ये फ्लेक्शन है, और दोबारा से इसको स्ट्रेट करना, ये एक्सटेंशन है। सो दैट्स ऑल अबाउट कि हमारे पास स्केलेटल मूवमेंट्स कौन कौन सी होती हैं और इन मूवमेंट्स में बेसिकली होता क्या है। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने असेसमेंट ऑफ मेंटल स्टेटस पढ़ा, सेंसरी न्यूरो सिस्टम कैसे एग्जामिनेशन करते हैं, एबनॉर्मल फाइंडिंग्स भी देखी, नॉर्मल फाइंडिंग्स भी देखी, डिफरेंट स्केलेटल इनवॉलंटरी मूवमेंट्स देखी, वॉलंटरी मूवमेंट्स देखी।
तो आई होप कि आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी हियर इन द कमेंट सेक्शन, इंशाल्लाह आई विल आंसर यू। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।